नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शंखधार आपका स्वागत करता हूं और हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम स्पेक्ट्रम की बुक को कवर कर रहे हैं। इस बुक का मैंने पहला चैप्टर भारत में यूरोपियों के आगमन को 3-4 पार्ट्स में बांट दिया है, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी रहे। इसी क्रम में हम आज अपना अगला पॉइंट भारत में फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व भारत में पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों के आगमन को हम कवर कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको चैनल पसंद आए, आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन अन्य यूरोपीय शक्तियों से अगर कंपेयर की जाए तो उनसे काफी ज्यादा बाद में हुआ था। पुर्तगाली 1498 में भारत आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 1600 ईस्वी में हो चुकी थी। इसके अलावा डच भी लगभग 1602 के आसपास भारत आ चुके थे। इसी क्रम में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी चौथे नंबर पर भारत आए और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये अपने आप को मेडागास्कर तक व्यस्त रखे हुए थे, वहां से व्यापार करने में बिजी थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के मध्य में आकर सन 1664 ईस्वी में इनका एक मंत्री हुआ करता था कोलवर्ट। उसने तत्कालीन राजा लुई 14वें को यह सलाह दी कि महाराज, पूर्वी देश से व्यापार कर कर बहुत से देश, डच है, पुर्तगाल है, स्पेन है और इंग्लैंड है, वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनी भी एक एस्टेब्लिश की जाए और पूर्वी देशों के साथ मसालों के व्यापार किए जाए। इसी क्रम में 1664 ईस्वी में इसी मंत्री कोलवर्ट की सलाह पर लुई 14वें ने एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी का मूल नाम द कंपनी दी इंडीज ओरिएंटल रखा गया। यह एक सरकारी कंपनी थी और इसने भारत से व्यापार करना 1664 ईस्वी में शुरू किया। लेकिन जब हम फ्रेंच का आगमन पढ़ेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि भारत में एक और कंपनी आई थी। हालांकि इसका प्रभुत्व भारत में बहुत अधिक नहीं रहा और बहुत ही छोटे कार्यकाल में यह कंपनी यहां से समाप्त हो गई, क्योंकि इन्हें व्यापारिक फायदे उस स्तर के प्राप्त नहीं हुए। ऐसी दशा में यह कंपनी बहुत दिन नहीं टिक सकी। तो एक कंपनी आई थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं फ्रांसीसियों से पहले, डेनिश बेसिकली डेनमार्क के निवासी थे और 1616 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के इरादे से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कर भारत आ गए। इन्होंने अपनी पहली कोठी तंजौर, जो कि वर्तमान समय में तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर स्थापित की और दूसरी कोठी पश्चिम बंगाल के श्रीरंगपुर में स्थापित की। ये अपने व्यापारिक इरादों में उतने ज्यादा सफल नहीं रहे, उतनी ज्यादा स्ट्रांग इनके पास नेवी नहीं थी और जब इन्हें व्यापारिक घाटे हुए तो 1745 ईस्वी में इन्होंने अपनी कोठी अंग्रेजों को बेच दी और भारत से चले गए। तो डेनिशों की बस इतनी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे ज्यादा यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहली व्यापारिक कोठी तंजौर में स्थापित की। इसके अलावा इन्होंने पश्चिम बंगाल के श्रीरंगपुर में भी अपनी एक कोठी स्थापित की और 1745 में वो कोठी अंग्रेजों को बेचकर यहां से चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लगभग 4 कंपनी अब कवर कर चुके हैं और अब हम देखेंगे इंग्लिश और फ्रेंच। और बेसिकली यही कंपनी 1764 ईस्वी तक दिखाई देंगी और उसके बाद फ्रेंच अस्तित्व भारत में समाप्त हो जाएगा और जो इंग्लिश हैं वो पूरी कंट्री पर सन 1947 तक डोमिनेंस करेंगे, ठीक है। तो उस कहानी को शुरू करने से पहले हम देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और 1764 तक के इसके व्यापारिक, राजनीतिक, युद्ध और जो भी गतिविधियां इसने करी उन सारे सफर को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1664 में अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में इनकी 3 वर्षों तक कोई स्थायी कोठी नहीं थी और भारत से सामान्य तौर पर इनका व्यापार चल रहा था। ये फ्रांस से भारत आते थे, यहाँ व्यापार किया, यहाँ के मसाले खरीदे, वापस ले गए, फ्रांस बेच दिए। यही क्रम लगभग इनका 3 सालों तक चला और इसके बाद वहां के राजा लुई 14वें ने सोचा कि क्यों ना भारत से स्थायी रूप से व्यापार किया जाए, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक सरकारी कंपनी के रूप में हुई थी। अतः उन्होंने सोचा
कि भारत से परमानेंट कोठी स्टैब्लिश करनी चाहिए और इसी क्रम में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल 1667 ईस्वी में भारत भेजा और इसकी सहायता जो करी वो ईरानी यात्री मरकारा ने करी और 1668 ईस्वी में आकर इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री, पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली। अब 1668 में जब इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी स्थापित तो कर ली, परंतु यहाँ पर ये इतना ज़्यादा स्टेब्लिश, इतना ज़्यादा सेटल नहीं हो पा रहे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि सूरत अपने आप में 1498 से ही एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक स्पॉट रहा, जहां पहले पुर्तगालियों का डोमिनेंस रहा और बाद में पुर्तगालियों ने जब 1661 ईस्वी में वहां की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हो गई, तो उसके बाद उन्होंने सूरत जो के किनारे बसे मुंबई को अंग्रेजों को दे दिया और कुल मिलाकर इस क्षेत्र में वहां पर अंग्रेजों का डोमिनेंस व्याप्त हो गया था। तो हम देख रहे हैं कि जब 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी सूरत पहुंचते हैं तो वहां इनके जो प्रतिद्वंदी बैठे होते हैं डच और अंग्रेज, इसके अलावा पुर्तगाली भी, वो इन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं और उन्हें वहां पर टिकने नहीं देते। इसी क्रम में फ्रांसीसी कंपनी भी सोचती है कि जब हमें यहाँ पर इतना ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो क्यों ना अपनी फैक्ट्री हम भारत के पूर्वी तटों पर स्थापित करें। और इसी क्रम में 1668 ईस्वी में ये सूरत से मछलीपट्टनम की तरफ जाते हैं और वहां अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश करते हैं। 1669 ईस्वी में उन्होंने ये व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की और यहां भी उन्हें जो पूर्व में आई फ्रांसीसी कंपनी थी उनसे निजात नहीं मिली, कड़ी टक्कर मिलती रही। 1672 ईस्वी में एडमिरल डे के नेतृत्व में ये गोलकोंडा के एक गोलकोंडा के जो तत्कालिक शासक थे उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं, उनकी टेरिटरी में व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। परंतु 1672 में इनसे एक गलती हो जाती है। ये उसी की टेरिटरी मद्रास के निकट एक किला था सेंथोम, ये सेंथोम अंग्रेजों ने डेवलप किया था और इसी सेंथोम पर जो फ्रेंच होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं और इस कब्जे के बाद डच जो होते हैं वो इनकी शिकायत वहां के तात्कालिक शासक से कर देते हैं, जिसके साथ वहां का जो तात्कालिक शासक होता है डच और वहां के तात्कालिक शासक मिलकर इन पर हमला बोल देते हैं और इन्हें ना केवल गोलकुंडा से बाहर निकाल देते हैं बल्कि इन्हें सेंथोम से भी बाहर कर देते हैं। अब 1672 ईस्वी में कहानी ये बनती है कि ये बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं, यानी सूरत में 1668 में जो इन्होंने कोठी स्टैब्लिश की थी वहां से तो इन्हें बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। मछलीपट्टनम में और मद्रास के आसपास जो व्यापार कर रहे थे गोलकुंडा के शासक की अनुमति से, वहां इन्होंने सेंथोम पर आक्रमण करके वहां अपनी स्थिति बिगाड़ ली और वहां के शासक ने कहा बोले आप हमारे क्षेत्र में, हमारी टेरिटरी में फालतू के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं जो कतई बर्दाश्त नहीं है, और इन्हें वहां से निकाल फेंकते हैं और जो सेंथोम है वो डचों को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से अब यहां पर जो डच हैं वो बिल्कुल बैकफुट पर हैं। सूरत में उनकी कोठी चल नहीं रही, मद्रास में सेंथोम के पास जो उन्होंने कब्जा किया वहां उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। तो 1672 ईस्वी तक इनकी स्थिति बहुत बदतर है। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा आपको मैप पे, देखिए यहां पर जो है वो आपका मद्रास, देखिए ये रहा, यहां पे आपका मद्रास है, ठीक है, मद्रास यहाँ पे, और यहीं पे मद्रास के निकट सेंथोम किला इनका इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि 1612 आ गई, अब मद्रास चला गया, मछलीपट्टनम चला गया, तो क्या होता है कि यहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत बेकार होती हैं और 1672 ईस्वी में जो शीर्ष नेतृत्व होता है फ्रांस का, वो एक नए गवर्नर को भेजता है और ये नया गवर्नर बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही तेज तर्रार होता है। इसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन जब भारत आते हैं तो फ्रांसिस मार्टिन एक राजा हुआ करते थे पौंडीचेरी के, तत्कालिक जो पौंडीचेरी के राजा हुआ करते थे, उनसे सहायता मांगते हैं और वहां पर बेलिकोंडापुरम एक जगह है, उसके अंतर्गत पौंडीचेरी एक जगह होती थी, ठीक है। तो एक फ्रेंच होते हैं लिस्पिने, इनके सहायता से वहां जाते हैं ये लोग और वहां के शासक जो हैं
शेर खां लोधी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बोले सर हमारे जो सूरत में है वो व्यापार पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है। मद्रास में हमारे जो साथी थे फ्रांसिस कैरो, उन्होंने गलत तरीके से कुछ पॉलिसीज़ की, एडमिरल डे वगैरह थे, उनसे कुछ गलती हो गई और इस वजह से हमें वहाँ पर व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली। ऐसी कंडीशन में हमारी हालत तो बहुत ख़राब है, हम इतनी दूर से आते हैं और हमारे पास तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। तो इसी क्रम में शेर खां लोधी ने इन लोगों पर दया दिखाई और इन्हें पांडिचेरी नामक एक गांव दे दिया। बाद में 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने इसी पांडिचेरी को एक नगर के रूप में विकसित किया और यहाँ पर फोर्ट लुई नामक किला बनाया और इसको अपना मुख्यालय बना लिया और यहीं से व्यापार करना शुरू किया। तो पूरब में अब इन्हें एक हल्का सा एक बेस मिल गया है जहाँ से ये व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला बेस अगर देखा जाए बढ़िया तरीके से, जो इन्होंने पहला किला बनाया वो पांडिचेरी में फोर्ट लुई में अपना किला बनाया। अब इनका व्यापार प्रारंभ हो गया तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना एक्सपेंशन करें और इसी क्रम में इन्होंने बंगाल की तरफ अपने कदम बढ़ाए और बंगाल की तरफ इन्हें क्या सफलता मिली, क्या असफलता मिली, ये भी देखते हैं। तो देखिए बंगाल की तरफ जब ये जाते हैं तो 1690 ईस्वी में वहाँ फ्रांसीसी एक मुगल सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां, उनसे चंद्रनगर में व्यापार करने की परमिशन ले लेते हैं। इस समय तक बंगाल में भी जो हुगली, चिंसुरा, कासिम बाजार क्षेत्र हैं वहाँ पर डच और अंग्रेज दोनों ही अपना दबदबा बना चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि इन दोनों ही शक्तियों के मध्य व्यापारिक टकराहट के अलावा नौसैनिक टक्कर भी होती रहती हैं। और इसी क्रम में जब 1690 ईस्वी में जब ये लोग बंगाल पहुंचे थे और चंद्रनगर में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की तो उससे कहीं ना कहीं डचों को काफ़ी बुरा लगा। उधर यूरोप में भी एक ऐसी घटना घटी कि डच और फ्रांसीसियों के मध्य एक युद्ध प्रारंभ हो गया था और उसी युद्ध के जो झगड़े थे उनके परिणाम भारत में भी देखने को मिले और 1693 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी पर आक्रमण कर दिया और वहां से फ्रांसीसियों को निकालकर भगा दिया। तो 1693 ईस्वी में जो पांडिचेरी का फ्रांसीसियों का किला फोर्ट लुई था उस पर डचों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 1698 में जब यूरोप में डच और फ्रांसीसियों के मध्य एक रिजविक की संधि साइन होती है तो उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है और उसी क्रम में 1698 ईस्वी में फ्रांसीसियों को डचों से पांडिचेरी वापस मिल जाता है। अगर हम इन दो कंपनी की मूल्यांकन की बात करें कि भारत में इनका सफ़र कैसा रहा तो 1664 से 1695 ईस्वी तक लगभग 75 जहाजी बेड़ों के नेतृत्व जो थे वो भारत से व्यापार के लिए किए गए, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी उन्हें उस तरीके की सफलताएं प्राप्त नहीं हुई जैसी अंग्रेज और डचों को हुई। ऐसी कंडीशन में फ्रेंच की जो कंपनी थी उसे बहुत ही ज़्यादा व्यापारिक नुकसान देखने को मिल रहे थे। 1720 ईस्वी में इस कंपनी का पुनर्गठन किया जाता है और इसके बाद जब इसका पुनर्गठन किया जाता है तो सबसे पहले ये लोग 1720 ईस्वी में मेडागास्कर के पास एक कंट्री हुआ करती थी मॉरिशस, उस पर अपना कब्जा करते हैं और इस पर कब्जा करने से मॉरिशस में इन्होंने अपनी एक नई बस्ती बनाई, इनकी कंपनी में एक नई जान पड़ गई। 1725 ईस्वी में ये मालाबार तट, 1724 में ये पांडिचेरी के अंतर्गत एक टेरिटरी होती थी माहे, उस पर भी अपना आधिपत्य जमाते हैं और 1739 में कराईकल में फ्रांसीसी बस्तियां बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1720 के बाद कहीं ना कहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया इमरजेंस होता है और अब ये तेजी से बढ़ने वाली व्यापारिक कंपनियों में से एक बन जाती है और ये तेजी से बढ़ना कहीं ना कहीं इसके लिए भारत में अंग्रेजों के लिए एक खुली चुनौती पेश करता है। और इसी क्रम में इन कंपनियों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कुछ यूरोपीय घटनाओं के कारण, कुछ भारतीय राजनीतिक घटनाओं के कारण 3 युद्ध कर्नाटक रीजन में लड़े जाते हैं, जिसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के मध्य लड़ा गया। और जो 1763 में फ्रांसीसियों का इस युद्ध में हार का सामना जब इन्हें करना पड़ता है
तो ये लगभग इनके ताबूत में अंतिम कील होती है और इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपना शासन चलाना शुरू कर देती है। तो ये तो था फ्रेंच कंपनियों का भारत में आगमन। अब इसके अलावा जो 3 टॉपिक हमने अभी बताए हैं भारत में कार्नाटिक युद्ध के 1746 से 1748 और 49 से 54 तथा 1756 से 1763 के बीच, इन तीनों को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। और ये तीनों युद्ध काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज करते हैं, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। इन तीनों पे क्या तात्कालिक परिस्थितियां रहीं भारत की, यूरोप की, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस वीडियो की PDF को लेने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।